हेलो एवरीवन, वेलकम टू नया स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट समावेशी शिक्षा हो जाता है, इसके कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे क्या होता है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है और आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जब तक समावेशी शिक्षा चलेगा हम इसकी परिभाषा आपको बताते रहेंगे जिससे आपके माइंड में चीजें सेट हो जाए। तो जब सब्जेक्ट यही है तो इसके बारे में तो हमें सबसे पहले बात करनी है, उसके बाद इससे रिलेटेड चीजों को हमको जानना है। तो समावेशी शिक्षा कहते किसको है? तो समावेशी शिक्षा का मतलब हो जाता है समान शिक्षा, एक जैसी शिक्षा, यानी कि सभी को एक जैसी शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। उसमें लड़का है या लड़की है, अमीर है या गरीब है, सभी को एक जैसी शिक्षा देना। यानी आप कह सकते हो कि एक ही छत के नीचे एक ही अध्यापक एक समय में एक जैसी शिक्षा प्रदान करता है, वो शिक्षा क्या कहलाती है? तो समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है ना? तो हमने समावेशी शिक्षा के बारे में जान लिया, क्योंकि सब्जेक्ट यही है तो इसके बारे में तो हमें हर बार बात करनी है। अब हम चलते हैं इसके जो पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परामर्श पर। तो परामर्श क्या होता है? जैसे आपने कहा हमको कोई चीज नहीं आ रही है, हमको कोई चीज नहीं आ रही है, किसी चीज की नॉलेज नहीं है। किसी चीज का मतलब ये नहीं है कि किसी भी चीज की, मतलब कोई चीज ऐसी है जो हमको नहीं आ रही है, उसकी नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम उसके पास जाते हैं जो हमसे ज्यादा नॉलेज रखता है। हालांकि उसमें उम्र का कोई नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे अब हम ही भाई पढ़ा रहे हैं आपको, तो जरूरी नहीं है आप लोग जो पढ़ रहे हो तो कुछ लोग हमसे उम्र में बड़े होंगे, कुछ लोग उम्र में छोटे होंगे, तो उम्र का कोई महत्व नहीं होता है, नॉलेज कितनी है उस पे होता है। तो हम उस शख्स के पास जाते हैं जिसको इस बारे में नॉलेज होती है। मान लीजिए आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में है, खैर आप तो थर्ड सेमेस्टर में हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर क्लियर करके आए हैं, ठीक है। अब आपको क्या है, टेंशन है कि एग्जाम होने वाले हैं और अभी तक हमने स्टडी नहीं करी है, तो अब हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें कितना टाइम देना चाहिए, कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए। तो इन सभी चीजों पर क्या होता है, हम अपने मन में ये विचार करते हैं कि किसके पास जाए, कैसा। फिर हमको क्या होता है, हमको कोई मिल जाता है जो इसकी नॉलेज रखता है, तो हम उससे क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। और बातचीत करते हैं तो हमें क्या होता है, हमको वो परामर्श देता है कि आप इतने घंटे पढ़ाई करो या आप इन नोट्स का रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, फिर रिवीजन करो। तो ये सब चीजें हो जाती हैं, ठीक है। और निर्देशन भी यही होता है। परामर्श और निर्देशन एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोष की। दोष कौन सा? जैसे श्रवण दोष होता है, और जैसे जो आंखों से नहीं दिखाई देता वो कौन सा दोष होता है? तो दृष्टि दोष होता है ना। इन दोषों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम श्रवण दोष के बारे में बात करते हैं। तो श्रवण दोष देखिए वो हो जाता है जिससे, देखिए नाम से पता चल रहा है, श्रवण यानी सुनाई, सुनने से रिलेटेड है ये, कि सुनाई कम देता है, तो ये हो जाता है श्रवण दोष। तो इसके लिए क्या करना होता है, तो जब बच्चा सुन नहीं पाता तो उससे इशारे में बात की जाती है। फिर उसके बारे में देखिए क्या होता है, निदानात्मक उपचार, और क्या होता है, उपचारात्मक होता है। यानी निदानात्मक क्या होता है कि निदान करना, यानी उसके बारे में जानना कि इसको परेशानी क्या है। जब पता चल जाता है कि बच्चे को कम सुनाई पड़ रहा है तो ये हो गया निदान। जैसे आप जाते हैं कहीं पे, पहले आपका क्या होता है, निदान होता है, यानी डायग्नोस्ट होता है कि आपकी जांच होती है कि आप में दिक्कत क्या है, और उसके बाद आपको मेडिसिन दी जाती है, यानी आपका उपचार किया जाता है, दवाएं दी जाती हैं। तो यही चीज हो जाती है जब श्रवण दोष के बारे में पता चल जाता है कि बच्चे को कम सुनाई पड़ रहा है, और तब इसका क्या होता है, भाई निदान तो आपने कर लिया, पता कर लिया कि इसमें सुनने की क्षमता कम है। फिर उसके बाद आपने इसका उपचार किया। उपचार कैसे किया जाता है, बहन की मम्मी पापा को बताना, डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर ने क्या क्या मशीन दी, है ना। और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, इशारों से समझाते हैं। जैसे हमें समझाना है कि कोई चीज कहनी है तो हम इशारा करते हैं इस तरह से, या हमको कोई चीज बतानी है 1 2 3, तो इस तरह
बच्चों को, तो ये हो जाता है श्रवण दोष। और आपका दृष्टि दोष क्या होता है भाई? दृष्टि मतलब आंखों से, दृष्टि दोष क्या होता है? तो आंखों का दोष होता है, ठीक है। तो इस दोष में दिखाई नहीं देता है, कुछ को दोनों आंखों से नहीं दिखाई देता है, कुछ को थोड़ा कम दिखाई देता है। तो इस तरह से कई तरह के इसमें दोष हो जाते हैं। तो इसके निवारण के लिए क्या होता है? चश्मा लगाया जाता है। और जैसे जिसको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो उसके लिए उत्तल लेंस का चश्मा, अवतल लेंस का चश्मा, ये इनका यूज किया जाता है। और जिनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है तो उनको शिक्षा हम कैसे देते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाता है? लुई ब्रेल, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी? तो ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है? इस तरह से उभरे हुए अक्षर होते हैं और उनपे इस तरह से लाइन फेरी, मतलब हाथ फेरा जाता है, तो बच्चों को समझ में आता है कि ये हाँ इस तरह से ये छोटा बना है, ये बड़ा बना है। तो इस तरह से बच्चे समझ जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया। तो जहां पे सामाजिक और सांस्कृतिक की बात आए, किसकी? सामाजिक और सांस्कृतिक की बात आए तो यहाँ पे यानी ट्रिक बताते हैं हम आपको कि सामाजिक में सा, सांस्कृतिक में सा, यानी कि क्या हो गया? वाइकोस्की जी हो गए। इन्होंने क्या कहा है कि बच्चा समाज में रह के चीजों को सीखता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो अपनी माता के संपर्क में आता है, उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है अपने पड़ोसियों के संपर्क में आता है, फिर विद्यालय जाता है और भी आगे जाता है, यानी क्या है? उसका सामाजिकरण हो रहा है। और जब सामाजिकरण हो रहा है तो बच्चा क्या कर रहा है? समाज के द्वारा सीख रहा है और वही वो संस्कृति को भी सीखता है। यानी क्या होता है हमारे समाज में, क्या चल रहा है, कैसी संस्कृति है, कैसा रहन सहन है, कैसा पहनाव, वो हर एक चीज बच्चा सीखता है। यानी व्योगोस्की के अनुसार बच्चा क्या करता है? समाज में सीखता है। उसके बाद आ जाता है संज्ञानात्मक। तो इसमें क्या है? ये किसने दिया? संज्ञानात्मक जो है इसको किसने दिया? तो इसको जीन पियाजे ने दिया। किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया। और यहाँ पे देखिए पियाजे इस तरह से लिखेगा, जीन पियाजे। तो इनका जो हो जाता है सिद्धांत, तो इसमें इन्होंने क्या किया? अपने ही बच्चों पे इन्होंने शोध कर डाला। इसके लिए इनकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई, लेकिन इन्होंने जो कहते नहीं है जिसको जो करना होता है वो वही करता है, आलोचनाएं हो या कुछ भी हो, है ना। तो खैर वहां पर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो संज्ञानात्मक का जीन पियाजे हो जाता है। इन्होंने 4 अवस्थाओं को बताया। सबसे पहली अवस्था हो जाती है संवेदी गामक अवस्था। ये अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? तो ये अवस्था 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। इसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। उसके बाद आपकी हो जाती है 2 से 7 वर्ष। तो ये कौन सी अवस्था होती है? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। उसके बाद आपकी हो जाती है 7 से 11 वर्ष। ये कौन सी होती है? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। और उसके बाद आपकी हो जाती है 11 से प्लस, वो हो जाती है और अनौपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया? 4 स्टेजेस में कहा और कहा कि बच्चा क्या करता है, जिस तरह से उसकी उम्र बढ़ती है बच्चा सीखता रहता है। तो इसमें क्या होता है? कुछ लोगों ने कहा कि बच्चा उम्र के अकॉर्डिंग सीखता है, कुछ लोगों ने कहा बच्चा समाज में रहकर सीखता है, कुछ लोगों ने कहा कि बच्चे के जैसा माहौल दिया जाए माहौल के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है। तो बातें तो फिलहाल सभी सही है, सभी लोग अपनी अपनी जगह पे सही हैं। और ये चीजें तो खैर आप लोगों को याद रखनी होगी, किसने क्या कहा है। किसने कहा है कि बच्चा समाज में रहकर सीखता है, किसने कहा है कि बच्चा एज के अकॉर्डिंग सीखता है। ये तो आपका वर्क है सीखना और हमारा वर्क क्या है? आपको बताना। ठीक, यहाँ पर आपका हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, कुछ विकार होते हैं। जैसे बच्चा जो लिखने में समर्थ नहीं होता है, यानी जो लिख नहीं कायदे से पाता है, उसमें क्या विकार होता है। या बच्चा जो पढ़ नहीं पाता है, उसमें क्या विकार होता है। विकार का मतलब क्या होता है? क्या परेशानी है, ठीक है। या बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, यानी गणित में वो बहुत कमजोर है, गणित का उसको ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो उसमें कौन सी परेशानी है। तो हम चलिए उसको भी समझ लेते हैं कि किसमें क्या परेशानी होती है। तो जैसे आपका हो जाता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपने सुन रखा होगा।
इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। डिसलेक्सिया हो जाता है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो हो जाता है ये किसके विकार का होता है, इसमें क्या विकार होता है, तो इसमें बच्चा पढ़ने में असमर्थ होता है, यानी वो पढ़ नहीं पाता है ठीक ढंग से। तो डिसलेक्सिया मतलब पठन में होता है विकार, ठीक है। और डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, अब आप कहेंगे कि मैम इसके नाम एक जैसे हैं, हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए डिसग्राफिया जब आप लिखते हैं तो ग्राफ बनाते हैं, है ना, आप ग्राफ बनाते हैं इसी तरह से तो करते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं। तो जहाँ पे ग्राफिया है यानी यहाँ पे क्या है, लिखने से संबंधित विकार हो जाता है। और डिसकैलकुलिया आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, तो डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया तो नाम ही से पता चल रहा है कि कैलकुलेशन से, तो कैलकुलेशन का मतलब क्या, जैसे भाई हम मैथ में क्या करते हैं, जैसे हमको दो और दो क्या करना है, तो जोड़ना है, तो ये तो कहते हैं इसको भाई कैलकुलेट करो, है ना। ये तो बहुत छोटी संख्या हो गई, और भी जो भी मतलब कैलकुलेशन से, हम तो आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं कि आपको किस तरह से इसको याद रखना है। तो डिसकैलकुलिया, तो यानी कैलकुलिया जहाँ पे शब्द आए वहां पे गणित से संबंधित विकार हो जाता है। तो आपके एग्जाम में यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और भी कई है, डिसअफेजिया होता है, और भी कई हैं, तो उनपे भी खैर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा, जितनी बार कहे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं और जो सामान्य बच्चे होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में, प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में, ठीक है। तो जो ये बच्चा होता है तो कैसे होता है, ये क्लास में सबसे आगे होता है, इसको बहुत जल्दी समझ में चीजें आ जाती हैं, और इसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140, कितनी, तो 140 प्लस होती है, कभी कभी इसमें 180 भी देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं तो बहुत आगे तक जाते हैं। और जो सामान्य बच्चे होते हैं, तो सामान्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है, सामान्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है, तो वो 90 से 110 होती है, ठीक है, 90 से 110 होती है। इसमें हम बात कर लेते हैं आखिर बुद्धि होती क्या है। तो बुद्धि, देखिए जो हम कार्य करते हैं, कार्य करने की जो क्षमता होती है, यानी हम क्या बुद्धि के द्वारा ही तो कार्य करते हैं ना, तो उसमें जो समझने की क्षमता होती है, कार्य को पूरा करने की जो क्षमता होती है, वही तो बुद्धि होती है। भाई हमारे पास अगर बुद्धि है तभी तो हम वर्क कर पाएंगे ना। और ये भी नहीं है कि बुद्धि सब में एक जैसी होती है, जैसे विनय महोदय ने क्या कहा कि बुद्धि एक जैसी होती है। तो इनको क्या हुआ कि माना गया कि पहले तो माना गया कि बुद्धि एक जैसी होती है, लेकिन इनको नकार दिया गया कि भाई बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, बुद्धि दो तरह की होती है। फिर उन्होंने ही कहा, यानी विनय को नकारते हुए कहा गया कि बुद्धि एक तरह की नहीं 2 तरह की होती है, और बल्कि 2 तरह की नहीं 3 तरह की होती है। उसके बाद इन महोदय को भी नकारा गया। उसके बाद कहा गया बुद्धि कई तरह की होती है, और ये बात सही भी है, क्योंकि एक तरह की तो भाई नहीं होती है। क्योंकि क्या हम आपको चीजें बता रहे हैं तो सभी को एक जैसे में समझ में आ रहा है। कोई देखिए, कोई स्टडी को बहुत अच्छा मानता है, कोई क्वेश्चन 10 एक दिन में याद कर लेता है, कोई एक ही पढ़ पाता है, कोई 10 दिन में एक क्वेश्चन पढ़ता है। तो यानी बुद्धि अलग अलग होती है। तो इस तरह बुद्धि कई तरह की मानी जाती है। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। और एक सूत्र होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लेते हैं कौन सा होता है। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी मावा से, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं मावा और इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों ने ना इसको नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को आगे पीछे करके नोट जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मावा से हो जाता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये सूत्र आया, ये कौन सा है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र हो जाता है। कौन सा हो जाता है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र हो जाता है। तो सबसे पहले ये सूत्र आया, उसके बाद इसमें
बूढ़े 100 जोड़ दिया गया। ठीक है, तो आपके जब मानसिक आयु आपको कोई भी नंबर दे दे, वास्तविक आयु आपको कोई भी नंबर दे दे, उसके बाद आप गुणा 100 करके आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो ये आपका ये सूत्र हो जाता है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। तरीका कुछ भी हो क्वेश्चन पूछने का, लेकिन ये आता ही आता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत और बंडूरा का। तो यानी इन्होंने क्या बताया कि नकल के द्वारा बच्चा सीखता है, और सही भी बताया कि क्योंकि कुछ चीजें क्या होती है, बच्चा क्या बड़ा क्या सभी लोग नकल करके ही सीखते हैं, एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं, यानी क्या है, नकल के द्वारा सीखते हैं। उसके बाद अपसारी और अभिसारी की तरफ हम चलते हैं, इसको भी रेस करते हैं। अपसारी चिंतन क्या होता है और अभिसारी क्या होता है, ठीक है ना। तो सरल भाषा में हम आपको बता देते हैं अपसारी। तो अपसारी जो हो जाता है, जैसे आपसे हमने कहा एक क्वेश्चन क्या जिसका आंसर आपको एक ही आंसर मतलब आपके पास है, तो वो कौन सा चिंतन हो जाता है, वो हो जाता है आपका अभिसारी। कौन सा हो जाता है, अभिसारी। और हमने एक क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन के कई आंसर है, वो क्या हो जाता है, वो अपसारी हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि लाल किला कहाँ स्थित है, तो आप ऐसा तो कहोगे नहीं, कोई कहेगा दिल्ली में, तो कोई कहेगा आगरा में, तो कोई कहेगा कानपुर में, तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, ऐसा तो नहीं बता सकता ना। वो सिर्फ यही बताएगा कि लाल किला दिल्ली में है। ठीक है, तो लाल किला दिल्ली में है, तो ये क्वेश्चन कौन सा हो जाता है, ये अभिसारी हो जाता है, यानी क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर है। ठीक है, और अपसारी की अगर हम बात करते हैं, तो हमने जैसे आपसे कहा, मान लीजिए क्लास में बच्चे हैं और हमने कहा अच्छा बच्चों बताओ कल मेला लगा था, तो आप मेला देखने गए थे, तो वहाँ क्या क्या देखा। तो बच्चों ने क्या कहा, कुछ बच्चों ने कहा कि वहाँ तो मिठाई की दुकानें लगी हुई थी, कुछ बच्चों ने कहा वहाँ तो खिलौनों की दुकानें लगी थी, हमने बहुत सारे खिलौने खरीदे, कुछ ने कहा हम अपने मम्मी के साथ गए थे, कुछ ने कहा हम अपने पापा के साथ गए थे। यानी क्वेश्चन तो हमने एक किया, लेकिन उसके आंसर कितने हुए, बहुत सारे हुए। तो जब बहुत सारे हुए, यानी ये अपसारी, यानी एक क्वेश्चन के आंसर कितने, तो एक क्वेश्चन के आंसर बहुत सारे हैं, तो ये हो जाता है अपसारी में। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अपसारी और अपसारी क्या होता है, यानी अपसारी और अभिसारी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि देखिए अनुकरण, यानी अभिसारी में तो हमने बात कर ली कि इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे अब सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और अगर कोई भी चीज में, किसी भी चीज में कहीं पे डाउट है, कहीं पे कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे। तो चलते हैं सीरीज की तरफ। फ्रेंड्स, आज की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी या जिला विद्यालय निरीक्षक। तो इसमें आंसर आपका हो जाता है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यानी कि आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। विद्यालय में हास्य अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन एवं परामर्श। तो विद्यालय में हास्य अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से कौन सहायक हो जाता है, तो निर्देशन एवं परामर्श, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, क्या करने योग्य या क्या ना करने योग्य है, थर्ड ऑप्शन में है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, क्योंकि परामर्श जब दिया जाता है तो यही तो होता है कि आप ये चीज़ को कर लो और आप इस चीज़ को ना करो, क्योंकि अगर आप जो जैसे पॉजिटिव में होती है, अगर इस चीज़ को करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, और अगर जो चीज़ नेगेटिव में है वो आप करोगे तो आपको लॉस होगा। तो इसलिए क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य और क्या करने योग्य नहीं है।
उसके बाद आपका हो जाता है पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है। तो 35 से 51 डेसिबल तक, या 55 से 69 डेसिबल तक, या 70 से 89 डेसिबल तक, या 90 से 100 डेसिबल तक। तो इसमें आपका 90 से 100 डेसिबल तक हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से, समतल लेंस की सहायता से, या किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उत्तल लेंस की सहायता से बच्चे पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। श्रवण, देखिए श्रवण मतलब सुनना। अब कान के बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य, उपयुक्त तीनों तो सब जगह पे हो सकता है। तो इसलिए आपको आंसर जो 4 है इस पर टिक करना रहेगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। अस्थिबाधित नहीं है तो हकलाना, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब, या पाव फिरा। तो इसमें आपका हो जाता है, देखिए अस्थिबाधित यानी देखिए हकलाना तो अस्थिबाधित में नहीं आता, और इसमें यही पूछा गया जो नहीं है वो सही है। तो हकलाना ही आपका राइट आंसर हो जाता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है। देखिए सा से सामाजिक, सा से सांस्कृतिक, और व्योगास्की यानी सा इसमें भी आ रहा है। तो यानी व्योगास्की हो जाते हैं। इन्होंने क्या बताया, सामाजिक और सांस्कृतिक यानी बच्चा क्या होता है, समाज में रहकर ही सीखता है ना। तो ये चीज़ इन्होंने बताई। उसके बाद आपका हो जाता है सामाजिक तथा सांस्कृतिक सिद्धांत हो गया आपका इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। तो जीन पियाजे, कोहलबर्ग, नन वाटसन। तो जीन पियाजे हो जाते हैं। इन्होंने कितनी अवस्थाओं का जिक्र किया है, इन्होंने 4 अवस्थाओं का जिक्र किया है, और इन्होंने खुद अपने बच्चों पर प्रयोग किया है। और इसमें चारों अवस्थाएं कौन सी हो जाती है, इंद्रिय जनित अवस्था हो जाती है, या इसे इंद्रिय गामक सेंसरी मोटर स्टेज कह सकते हैं, कह नहीं सकते, कहते हैं, ठीक है। और आपका हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अनौपचारिक अवस्था भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपकी 4 अवस्थाएं हो जाती है। और इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष हो जाती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष हो जाती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष रहती है, और 11 वर्ष के बाद में अनौपचारिक या अमूर्त अवस्था होती है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने इसका संबंध है, यानी वस्तु स्थायित्व। तो जीन पियाजे, गर्टन, बिने, गुड। तो इसमें क्या है, वस्तु स्थायित्व जो बच्चा क्या होता है बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। तो किन्होंने बताया, तो जीन पियाजे महोदय ने बताया है। इन्होंने अभी बताया हमने कि अपने बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया, इसके लिए इनकी अवहेलना भी हुई, बहुत ज़्यादा इनको सुनना भी पड़ा, बहुत ज़्यादा सहना भी पड़ा। लेकिन वही चीज़ होती है ना, जिसके सिर पे जिस चीज़ का भूत सवार हो जाता है वो करके ही रहता है लास्ट में, जब तक उसको सफलता नहीं मिल जाती है। तो कितनी भी आलोचना हो, कितना भी कुछ भी हुआ, लेकिन इन्होंने अपना जो एम था उन्होंने उसको कंप्लीट किया। किसका कथन है, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। तो रूथ वैंडिक्ट, रॉस, नन, फ्रोबेल। तो रूथ वैंडिक्ट हो जाते हैं। किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है। तो थॉर्नडाइक, हॉरलॉक, फ्रोबेल, जॉन ड्यूवी। तो हॉरलॉक हो जाते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है। अधिगम यानी लर्निंग यानी सीखना, है ना। तो मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट टाइप हाइपर डिसऑर्डर, या ऑटिज्म। तो इसमें डिसलेक्सिया हो जाता है। डिसलेक्सिया किससे होता है, कि जब बच्चा ग्रसित होता है किस चीज़ से, तो वो पढ़ने में जब उसको कठिनाई होती है तो डिसलेक्सिया होता है, लिखने में होती है तो डिसग्राफिया होता है, गणित में उसको प्रॉब्लम होती है तो डिसकैलकुलिया होता है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक है व्योगोस्की, जीन पियाजे, फ्रोबेल, गुड। तो व्योगोस्की यानी सामाजिक सांस्कृतिक, सा व्योगोस्की में सा यानी इस तरह से आप याद रखेंगे।
माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है पर्यावरण, अनुवांशिकता, जीन, होम्योस्टेसिस। तो आपका अनुवांशिकता हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो आपका हो जाता है प्रगतिशील विद्यालय, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2011 को, 1 अप्रैल 2010 को, 11 अप्रैल 2010 को या 2 अप्रैल 2010 को। तो इसमें आंसर आपका हो जाता है 1 अप्रैल 2010 को। RTE 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2011 को, 27 जुलाई 2011 को, 11 अप्रैल 2011 को, 2 अप्रैल 2010 को। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1 अप्रैल 2010। यहाँ पे आप 10, ये आपका राइट हो जाता है। और आप गूगल भी कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा वर्क खुद से भी ज़रूर क्या कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आ जाती हैं कि अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो उसको गूगल करके आप लोग देख सकते हो। किसका कथन है, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। हीबर्ड का है, क्रो का है, गुड का है, संजय मोहन का है। किसका है? तो क्रो हो जाते हैं, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जो पोलियोग्रस्त थे। तो रूजवेल्ट, बराक ओबामा, जॉर्ज बुश या कोई नहीं। तो रूजवेल्ट हो जाते हैं। टैट का पूरा नाम क्या है? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक अपर डाटा, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट हो जाता है। किसका कथन है, प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चों की उस बुद्धि लब्धि से किया जाता है। तो कॉल्सनिक, अब्दुल रऊफ, दोनों, कोई नहीं। तो इसमें आंसर अब्दुल रऊफ हो जाता है। उसके बाद है, वो प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता से अधिक हों और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सकें। प्रतिभाशाली बच्चे के संबंध में किसका कथन है? कॉल्सनिक, क्रो, अब्दुल रऊफ, कोई नहीं। तो 199 में जो आपका आंसर हो जाता है तो कॉल्सनिक हो जाते हैं। किसका कथन है? शैक्षिक निर्देशन चेतनाभूति प्रश्न है, किसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है? कोई भी चीज़ जो शिक्षक या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। ब्रेवर का है, गुड का है, क्रो का है, कोई नहीं। तो ब्रेवर का हो जाता है। फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित होते हैं? तो जिला पर, मंडल पर, प्रदेश स्तर पर, कोई नहीं। तो जिला पर हो जाता है। परामर्श का उद्देश्य है उपबोध का निर्माण, उपबोध का जानना, उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है, यानी परामर्श का उद्देश्य है, तो उपर्युक्त सभी हो जाते हैं। ठीक है। एलेक्सिया क्या है? अब आप कहोगे अभी हमने पढ़ा डिसलेक्सिया और हमने क्या पढ़ा, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। अब एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया और डिसलेक्सिया एक ही होते हैं। तो आप आंसर पे तो टिक कर लेंगे, क्योंकि पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, और यहाँ पे देखिए लिखने की अक्षमता, लिखने की क्षमता और सुनने की क्षमता। तो पढ़ने की अक्षमता डिसलेक्सिया हो या एलेक्सिया हो तो पढ़ने की अक्षमता से हो जाता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं? अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्ण नहीं कर पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो सबसे अच्छा आंसर आपको कौन सा मिल जाएगा? जिसमें आत्मनिर्भरता हो, है ना। और बच्चे आत्मनिर्भर हैं, खुद से वर्क कर रहे हैं, खुद से कर पा रहे हैं चीज़ों को, यानी इससे राइट आंसर, इससे अच्छा आंसर आपको मिल ही नहीं सकता। अपराधी बालक होते हैं कौन? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। अब देखिए जो अव्वल आते हैं तो वो अपराधी कैसे हो सकते हैं? तो ये तो कट ही हो गया। ठीक है। उसके बाद आपको जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, अब शिक्षक के लिए सिरदर्द तो वो भी बच्चे होते हैं जो बार बार पूछते हैं, क्योंकि कुछ शिक्षक
ऐसे कभी कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो कहते हैं बहुत भाई सिरदर्द, ये बहुत क्वेश्चन करता है, लेकिन जबकि बच्चों का हक होता है क्वेश्चन पूछना। और ऐसे बच्चे क्या होते हैं, खुद से वर्क करके आखिर जब उनका माइंड चल रहा है, क्रिएटिव माइंड है, तभी तो वो क्वेश्चन करेंगे। तो ये भी आपका गलत हो जाता है। और जो समाज में रहना पसंद नहीं करते तो ये भी आपका गलत हो जाता है। जो असामाजिक कार्य करते हैं, यानी जो असामाजिक कार्य करते हैं वो क्या होते हैं, वो अपराधी बालक होते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो बंडूरा, चॉम्स्की और फ्रोबेल और नन। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत देखिए जो देने वाले हैं वो आपका आंसर हो जाता है बंडूरा हो जाते हैं, ठीक है ना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी इन्होंने किस तरह से कहा कि नकल करके बच्चा क्या करता है, सीखता है। और ये बात सही भी है, क्योंकि हम कैसे क्या करते हैं भाई, एक दूसरे की नकल करके ही तो सीखते हैं। कुछ चीज़ें अपनी बुद्धि से भी करते हैं और कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं, नकल करके सीखते हैं। तो ये चीज़ सही भी है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो चॉम्स्की, जॉन डीवी, स्किनर, गुड। और देखिए जहाँ पर भाषा विकास की बात आए वहाँ पर चॉम्स्की जी याद रहने चाहिए। भाषा में सा, विकास में यानी विकास में सा, चॉम्स्की में सा। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक फ्रोबेल, जॉन डीवी, स्किनर, गुड। तो इसमें आपके कौन हो जाते हैं? प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक जॉन डीवी हो जाते हैं। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो अब आप देख ले, अनुकरण का मतलब क्या होता है? अनुकरण का मतलब होता है नकल, है ना। अनुकरण का मतलब क्या होता है? तो नकल करना होता है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख लें जो आपका हो जाता है अभिसारी चिंतन। तो अभिसारी का मतलब ये होता है कि आपसे जो क्वेश्चन किया गया है आप उसका एक ही आंसर देंगे, उसको आप रट्टा मार के दीजिए चाहे जैसे दीजिए। जैसे हमने आपसे पूछा कि लाल किला कहाँ है, तो क्या आंसर इसके अलग अलग आएंगे? जितने भी बच्चे मान लीजिए क्लास में 30 से 35 बच्चे बैठे हैं, तो जिसको पता है और राइट आंसर वो बताएगा, तो यही कहेगा कि दिल्ली में है ना। जिसको नहीं पता वो खामोश रहेगा। या कुछ बच्चे जैसे ऐसे होते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, वो बात अलग की है। यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अभिसारी चिंतन वाले जो क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। जैसे पत्तों का रंग कैसा? तो हरा होता है। आम कैसा होता है? तो मीठा होता है, ठीक है ना। या आप पूछ लें कुछ भी कि ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है ना। तो इसके देखिए एक ही आंसर तो निकला। अब अगर हम पूछ लें अच्छा ये बताओ, अब यहाँ पे क्या हो गया, अभिसारी। अब हम अपसारी की बात कर लेते हैं। तो अपसारी का मतलब होता है एक क्वेश्चन हमने किया, आप उसके 10 आंसर दे सकते हो, 10-20 आंसर दे सकते हो, जिसके माइंड में जो चीज़ चल रही होगी वो। जैसे हमने कहा मेला देखने गए, आपके गांव में मेला लगा था, देखने गए, आपने वहाँ पे क्या क्या देखा? अब बच्चे, किसी ने कहा वहाँ पे हमने खिलौने देखे, किसी ने कहा कि हमने वहाँ पे मिठाई की दुकान देखी, वहाँ से हमने मिठाई खरीदी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा वहाँ पे एक पेड़ लगा था हम उसके नीचे बैठे थे, किसी ने कहा हम अपने पापा के साथ गए थे, किसी ने कहा हम अपनी मम्मी के साथ गए थे। मतलब एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर, वो क्या होता है, वो अपसारी चिंतन होता है। तो इतना डिटेल ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहेंगे तो आप भी बोर होने लगते हो, हालांकि बोर नहीं होना चाहिए। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है तो अपसारी चिंतन, यानी भाई जिसमें आप एक क्वेश्चन करो और 10 आंसर आपको मिले, तो वो आंसर आपका राइट हुआ ना, वो विधि आपकी राइट हुई ना, तो वो हो जाती है आपकी अपसारी चिंतन में वो आता है। उसके बाद है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। तो एक भाषा, द्विभाषा, 3 भाषा, बहुभाषा। तो इसमें आंसर आपका आ ऑप्शन है, जो कि आपका गलत है। इस तरह से नहीं, हम आपको इसकी डिटेलिंग करते हैं, डिटेलिंग के बाद आपको आंसर कुछ समझ में आ जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार 3 भाषा सूत्रों को लागू किया जाना चाहिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में। किसको? तो मातृभाषा को। किसको?
तो मातृभाषा, और मातृभाषा कहते हैं किसको हैं, जो हम अपने माता से सीखते हैं उसको मातृभाषा कहते हैं। जो हमारे यहाँ की मेन भाषा होती है, जो भाषा बोली जाती है, वही तो मातृभाषा होती है ना। और यह क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, बहुभाषीय शिक्षा दी जानी चाहिए। तो अब आप कहोगे यहाँ पे मातृभाषा भी आ गई, द्विभाषा भी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो बहुभाषा, यानी कि द ऑप्शन राइट है और आ ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे क्या होता है नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती है और आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय।